हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ जीके जो कि सोशल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके जनरल स्टडीज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग मंथ्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। तो यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महीना भारत में गर्म मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। तो मार्च, जनवरी, जून और अक्टूबर। तो इसका आंसर सीधे हम दे सकते हैं कि मार्च जो है यह राइट आंसर होगा। बेसिकली मार्च के अंदर जो होता है तो हॉट वेदर सीजन जिसको हम कह सकते हैं, इंडिया के अंदर जो है हॉट वेदर सीजन की स्टार्टिंग जो है हो जाती है जैसे ही मार्च का महीना आता है। ओके, और यह मई जून तक चलता है ना। इसमें बेसिकली जो टेम्परेचर है दैट राइजेस स्टीडीली इन नॉर्दर्न एरिया एंड सेंट्रल एरिया। ओके, तो ये है इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दैट इज पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट रेंज इन द हिमालय। तो हिमालय की जो है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमाचल, हिमाद्री, अरावली और शिवालिक। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज हिमाद्री। ओके, बेसिकली हिमाद्री जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एलिवेशंस हैं जनरली आपको मिलेंगे, उसकी एवरेज हाइट जो रहेगी वो लगभग 6,000 मीटर्स रहेगी। तो ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो मैसिव चैन पीक्स हैं यहाँ पे, लाइक माउंट एवरेस्ट हो गई, और इसके अलावा एवरेस्ट और कंचनजंगा जो हो गई। ठीक है, तो कंचनजंगा ये किसका पार्ट है? बेसिकली हिमाद्री का ही पार्ट है, दैट इज ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो माउंट एवरेस्ट का जो हाइट कई बार पूछ लेता है, तो 8,850 मीटर इसकी हाइट है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है ग्रेटर हिमालय के बाद जो पहला नंबर तो मतलब हिमाद्री हो गया जो इसका आंसर होगा। इसके बाद फिर हिमाचल आता है। हिमाचल को हम बोलते हैं लेसर हिमालय। जैसे ये ग्रेटर हिमालय था तो ये क्या है? लेसर हिमालय। ओके, लेसर हिमालय या इसी को बोलते हैं मिडिल हिमालय, लेसर या मिडिल हिमालय, दैट इज कॉल्ड अ हिमाचल। तो यहाँ पे जो एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा लगभग 3700 से 4500 मीटर तक का एलिवेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जितनी भी पीक्स यहाँ पे रहेंगी आपकी, तो उनका जो एल्टीट्यूड होगा बेसिकली वह इस रेंज में होगा। ओके, इसके अलावा शिवालिक तो है नहीं, अरावली तो है नहीं। शिवालिक जो है बेसिकली यह सबसे सदर्न मोस्ट और लोवेस्ट रेंज है। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है आपसे कि हिमालय का जो सदर्न मोस्ट रेंज कौन सा रहेगा, तो सदर्न मोस्ट रेंज जो रहेगा वो कौन सी रहेगी? शिवालिक रहेगी। ओके, यहाँ पे जो है तो इसका जो एल्टीट्यूड है लगभग 900 से 1,500 मीटर रहता है। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, अरावली जो है तो वो पूरी तरह से सेपरेट है और यह वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। तो ये पूरी तरह से अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है, अ लैंड फॉर्म फॉर्म्ड व्हेन सी केव्स ब्रेक थ्रू अ हेडलैंड इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज सी आर्क। ओके, समुद्री मेहराब या आर्क जिसको बोलते हैं। सी क्लिफ क्या होता है? बेसिकली सी क्लिफ जो है इस समुद्र तट की पहाड़ी। तो यह एक जैसे क्या हो गया, सपोज ये मान लीजिए समुद्र है, तो यहाँ पे जो समुद्री लहरें होती हैं एक वर्टिकल सेक्शन है मान लीजिए। ठीक है, एक इससे टकरा के वापस आती हैं। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल सेक्शन है इसको बोलते हैं सी क्लिफ। सी क्लिफ। ओके, बेसिकली एक वर्टिकल रॉक फेस हो गया जो कि जिसे जिसे कि कंटिन्यूअस इरोजन होता रहता है ड्यू टू या वीदरिंग होती रहती है ड्यू टू कंटिन्यूअस हीटिंग ऑफ दी सी वेव्स। तो इनकी वजह से इसमें जो है तो ये कट फट जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सी क्लिफ। ओके, समुद्र तट की पहाड़ी। ओके, इसके अलावा जो लगून होता है, तो लगून आपको पता होगा। लगून बेसिकली क्या होता है? एक जैसे ये हो गया आपका ब्रैकिश वाटर, यहाँ पे रहेगा सॉल्टी वाटर जो भी बोलते हैं।
तो लाइक चिल्का लेक एक लगून हो गया। तो और इधर आसपास क्या रहेगा, दैट इज बेसिकली आपका लैंड रहेगा। तो एक शैलो बॉडी ऑफ सॉल्ट और ब्रैकिश वाटर सेपरेटेड फ्रॉम डीपर ओपन ओशन, ठीक है, उससे ओशन से जो है तो जनरली अलग थलग रहेगा। ओके, दैट इज अ कॉल्ड अ लगून। इसके अलावा सी स्टैक आपको पता होगा कि मान लीजिए ये पूरा एरिया समुद्र है, ये पूरा एरिया समुद्र है, तो समुद्र के बीच में कोई रॉक है जो अकेले खड़ी हुई है, ठीक है, मतलब या टीला टाइप का कोई अरेंजमेंट हो गया जो कि अकेले खड़ा है और इधर सब जगह पानी भरा हुआ है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड अ सी स्टैक। इसके अलावा जो सी आर्क है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपका, वह बेसिकली कैसा रहेगा कि एक जो गुफा रहेगी मान लीजिए, ठीक है, जैसे एक ये पोर्शन हो गया यहाँ पे, ये पोर्शन, और यहाँ पे जाके ये पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे जो हो गया ये ओपनिंग हो गया, सी ओपनिंग। तो दिस इज कॉल्ड, ये सपोज दिस इज अ रॉक वन एंड दिस इज सपोज अनदर रॉक टू। ओके, और यहाँ पे जो है तो ये रूफ हो गया, दिस इज कॉल्ड अ रूफ, ठीक है, और यहाँ से जो है तो ये पानी आ जा रहा है, ठीक है, इधर भी समुद्र है पूरी तरह से, हर जगह पे सी है। तो सी केव्स ब्रेक थ्रू अ हेडलैंड, ठीक है, दिस इज अ दिस पोर्शन हैज बीन ब्रोकन। ओके, ये कहीं भी से भी ब्रोक हो सकता है वो, तो इसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड अ सी आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ अ मैप शोज कार्डिनल डायरेक्शंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज कार्डिनल डायरेक्शंस बताने के लिए जो है यहाँ पे क्या रहता है, कंपास रोज, क्या रहता है, कंपास रोज। बेसिकली इस तरह का कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा जिसमें कि आपको ऐसा दिखेगा। ओके, सॉरी, बैड ड्राइंग। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होगा, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड अ नॉर्थ, दिस इज कॉल्ड अ साउथ, दिस इज कॉल्ड अ ईस्ट, दिस इज कॉल्ड अ वेस्ट। और इसके अलावा ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, दैट इज साउथ ईस्ट, इसके अलावा इधर क्या हो जाएगा, दैट इज साउथ वेस्ट, एंड दिस इज अ नॉर्थ वेस्ट। तो ये डायरेक्शंस बताने के लिए इस तरह का कुछ एक कंपास रोज यूज किया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है मैप के अंदर। आप कोई मैप देखेंगे अगर स्टैंडर्ड, तो उसमें इस कार्डिनल डायरेक्शन के लिए रहेगा। नेक्स्ट है, विच ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज यूज्ड इन द वेस्टर्न हिमालयाज। जोहड़, कुल्ह, टंका और खादिन। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। पश्चिमी हिमालय में कौन सा पारंपरिक जल संचयन प्रणाली का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज कुल। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। इसके अलावा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जोहड़ हो गया और आपका टंका हो गया और इसके अलावा खादिन, ये जो है तो पारंपरिक सिंचाई के साधन है, ठीक है, बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो है जल संचयन करने के लिए ये यूज होते हैं, कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। कहाँ होते हैं, राजस्थान, जो भी जितने भी एरिड और सेमी एरिड रीजन है, शुष्क क्षेत्र, और वहाँ पे ये बेसिकली यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, ए ओ ह्यूम अब ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्या, चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय द लीडर्स ऑफ दैट टाइम। तो इसका रीजन क्या था कि ये पूछा जा रहा है इसके बारे में। ए ओ ह्यूम, दैट इज एलन ऑक्टावियन। ओके, ऑक्टावियन ह्यूम, ये क्या है, ही वॉज एज द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बोलते हैं कि सन 1885 में जो है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ए ओ ह्यूम ने की थी, ठीक है। तो बेसिकली इसके पीछे का मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन जो लगता है वह है, दैट इज टू अवॉइड द ऑफिशियल हॉस्टिलिटी एट द अर्ली स्टेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में असर्सन रीजन के फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ग्रांटेड दीवानी राइट्स इन बंगाल। तो वह दीवानी राइट्स कब मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ईयर 1765। ओके,
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ग्रांटेड दीवानी राइट्स। अच्छा, इसको दीवानी राइट्स दी किसने? तो मुगल एम्परर उस टाइम पे थे शाह आलम द्वितीय। तो इसका नाम याद रखिए, शाह आलम द्वितीय ने इनको क्या दे दिए? दीवानी राइट्स दे दिए। और इसको जो है तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बेसिकली इलाहाबाद की जो संधि है इसके तहत जो है तो ये दिए गए थे। तो इसको भी आपको याद रखना है कि कंपनी जो है वो रेवेन्यूज़ कलेक्ट कर सकती है डायरेक्ट फ्रॉम द रीजन, जो भी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में जो भी रीजन लाई कर रहे हैं वहाँ पे उनको रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स, ठीक है, राजस्व जो कलेक्शन के राइट्स जो है तो उनको मिल गए थे। दैट वाज डायरेक्टली, डायरेक्ट कनेक्शन जो है तो वो कर सकते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज विच प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट यूज्ड गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द ब्रिटिश? नाना साहेब, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर और तांतिया टोपे। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज तांतिया टोपे। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तांतिया टोपे इज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट, तो जिन्होंने इनको गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स आती थी, ठीक है। बेसिकली ही वाज द कमांडर इन चीफ। ये कौन थे? कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहिब, नाना साहिब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज विच साइट हैज लार्जेस्ट नोन इंडस वैली सेटलमेंट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज पहले जो है तो मोहनजोदारो को जो है तो सबसे लार्जेस्ट माना जाता था, लेकिन इन 2014 दो और जो है तो अमाउंट्स यहाँ पे डिस्कवर हुई राखी गढ़ी के अंदर, इसलिए राखी गढ़ी को जो है तो प्रेजेंट सबसे बड़ी साइट जो है तो माना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और राखी गढ़ी को जो है तो डिस्कवर किसने किया, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दिस इज डिस्कवर्ड बाई अमरेंद्र नाथ, अमरेंद्र नाथ ऑफ ASI, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो अमरेंद्र नाथ का नाम आपको याद रखना है राखी गढ़ी के लिए, ओके। और यह जो है तो प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटलमेंट लगभग यहाँ पे जो है 6500 BC के करीब जो है तो यहाँ पे देखा गया। इसके अलावा जो है लोथल आपको जो है इम्पोर्टेंट किस लिए है? तो लोथल जो है आपका जो भोगावो, कौन से रिवर है? भोगावो और साबरमती रिवर, साबरमती रिवर के बीच का क्षेत्र है, दैट इज लोथल, ठीक है। तो लोथल के जो है तो यहाँ पे क्या रहेगा? डॉकयार्ड रहेगा। तो लोथल में आपको याद रखना है डॉकयार्ड, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डॉकयार्ड का काम कहाँ पे आता है? जो आपकी मैरी टाइम एक्टिविटी, जो समुद्री एक्टिविटी होगा, समुद्री व्यापार वगैरह करने में, तो यहाँ पे डॉकयार्ड का काम आएगा, ठीक है। तो लोथल को डॉकयार्ड से आप याद रखिए। इसके अलावा एक जो साइट है दैट इज धोलावीरा, धोलावीरा आपको याद रखना होगा। धोलावीरा वॉज डिस्कवर्ड बाई RS बिस्ट, RS बिस्ट ने डिस्कवर की थी, एक्सकैवेट की थी इसको, ओके। और यहाँ पे खादिर बेत, खादिर बेत है, ओके। और यहाँ पे कुछ सिटाडेल्स भी मिले हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। सिटाडेल्स के लिए जो है तो ये काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड द परमार्स एंड एनेक्स मालवा इन द 13th सेंचुरी? मोहम्मद गौरी, बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, प्लीज रिमेंबर इट। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है तो भिलसा को कैप्चर किया था। किसको? भिलसा। दिस प्लेस वॉज कैप्चर्ड बाय द अलाउद्दीन खिलजी। और भिलसा कहाँ पे आता है? मालवा के अंदर आता है। और कब कैप्चर किया गया था? तो इसको 121922, दैट इज 1292 ईस्वी में जो है तो इसको कैप्चर किया गया था। इट वॉज अ वेरी मेजर ट्रेडिंग सेंटर था एक। क्या था? मेजर ट्रेडिंग सेंटर, व्यापार का केंद्र था एक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भिलसा फेमस किस लिए था, और यह जो है तो इसके ट्रेड रूट में आ रहा था, इसलिए इसने एक मेजर ट्रेड रूट है, इसलिए इसने इसको कैप्चर किया, ओके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन व्हाट डज डाइवर्सिटी इन सोसाइटी रेफर टू? तो डाइवर्सिटी इन सोसाइटी का मतलब क्या हुआ? सिमिलर लाइफ स्टाइल एंड बिलीफ, वैरायटी इन रिलीजन,
लैंग्वेज, रेस एंड कल्चर। तो बेसिकली आपको जहाँ भी डाइवर्सिटी मिलेगी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है क्या, विभिन्नता, ठीक है। विभिन्नता कहाँ रहेगा, तो वैरायटी इन रिलीजियन, लैंग्वेज, रेस एंड कल्चर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन विथ रिस्पेक्ट टू आर्म फोर्स। विथ रिस्पेक्ट टू आर्म फोर्स जो है तो पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो एनएचआरसी कैन डायरेक्टली पनिश आर्म फोर्सेस पर्सनल, एनएचआरसी कैन होल्ड या ऑर्डर द आर्म्ड फोर्सेस टू स्टॉप ऑपरेशन, एनएचआरसी कैन ओनली सीक अ रिपोर्ट एंड मेक रिकमेंडेशंस, एनएचआरसी हैज नो रोल इन केसेस इन्वॉल्विंग आर्म्ड फोर्सेस। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एनएचआरसी के बारे में जो है तो यहाँ पे बात की जा रही है। तो द पावर ऑफ एनएचआरसी विथ रिस्पेक्ट टू आर्म्ड फोर्स अगर बात करें तो दिस इज गवर्न अंडर सेक्शन 19। कौन सी, दिस इज द सेक्शन 19 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। और इसके अंदर यह बोला गया है कि जो एनएचआरसी है, ठीक है, ही कैन ओनली कैन सीक अ रिपोर्ट एंड मेक रिकमेंडेशन अबाउट आर्म्ड फोर्सेस। तो यहाँ आर्म्ड फोर्सेस जो है तो तीनों सेनाओं से मतलब है, तो आर्म्ड फोर्सेस के रिस्पेक्ट में जो है तो इसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है, ये केवल रिपोर्ट मांग सकती है और रिकमेंडेशन सजेस्ट कर सकती है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही कैन नॉट डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट द मैटर। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है उसको वो जो है तो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है, ही मस्ट सीक अ रिपोर्ट। तो जितने भी पिटीशंस हैं उसको चाहे तो स्वयं सुओ मोटो पर या फिर किसी की पिटीशंस पर जो है तो एनएचआरसी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है तो रिपोर्ट मांग सकती है। और इसके अलावा जो है तो गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट आती है उसको रिव्यू करते हुए कमीशन अब जो है अपने रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकती है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के काम है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which one of the following rights cannot be suspended during national emergency in India? Right to equality, right to freedom, right to life and personal liberty, और right to education। तो इसका आंसर हो जाएगा right to life and personal liberty। It is very important under Article 21 and 22। It is very important right, both जो है तो articles cannot be suspended during national emergency। तो Article 21 और 22। 21 is the right to life and personal liberty। What does equality before the law in democracy primarily ensure? Obligations towards the state, claims of individual against the state, privilege of elites और group entitlements। तो बेसिकली इसके अंदर जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है इन अ डेमोक्रेसी, दिस प्राइमरली इंश्योर क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट। इसके अंदर जो है तो रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये हो गया कि कोई भी पर्सन या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है वह कभी भी अबव द लॉ नहीं हो सकता, ठीक है। नो बडी कैन बी द अबव द लॉ, लॉ के ऊपर कुछ भी नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इंश्योर्स दैट द स्टेट कैन नॉट आर्बिट्रली वायलेट अ पर्सनस राइट्स एंड गारंटी, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति का जो अधिकार है उसको स्टेट दबा नहीं सकता, इंडिविजुअल राइट्स को वह वायलेट नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और यही है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ए रूल ऑफ लॉ। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। द ग्रुप ऑफ 20 that is G20 collectively contributes to approximate what proportion of the world's gross domestic product GDP। तो G20 के अंदर जो भी कंट्रीज हैं वह बेसिकली वर्ल्ड जीडीपी का लगभग 80 से 85% है इनका जीडीपी। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज पूछा जा रहा है विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गोल्स ऑफ द 5-year प्लान? ग्रोथ, ट्रेडिशन, इक्विटी, पावर। ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, डेमोक्रेसी, इक्विटी। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इक्विटी, ग्लोबलाइजेशन। तो थोड़ा सा जो हमारा 5-year प्लान है उसका बैकअप अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली अगर हम 5-year प्लान की बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है 5-year प्लान का, दैट इज इन्फ्लुएंस फ्रॉम द रसिया, ठीक है। सोवियत यूनियन जो कि अभी रसिया है वहाँ से लिया हुआ है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहा कि इस प्लान को हम यहाँ से सोवियत यूनियन से लेने में या अपनाने में। और जो फर्स्ट 5-year प्लान है वह 1951 में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। फर्स्ट
YP 5 ईयर प्लान है, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1951। और प्लानिंग कमीशन जो है PC, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड टू क्रिएट एंड कैरी आउट दीज प्लान्स। कि प्लानिंग कमीशन जो है तो ये 5 ईयर प्लान बनाएगा और उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक होती थी NDC, दैट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दैट इज हेडेड बाय द चीफ प्राइम मिनिस्टर। और इसमें जो है तो प्राइम मिनिस्टर और सभी स्टेट्स के जो CM हैं वो सब इसके मेंबर होते थे। तो यह बेसिकली यह जो है तो फाइनल अथॉरिटी थी। कौन थी? फाइनल अथॉरिटी टू अप्रूव, अथॉरिटी टू अप्रूव 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान को जो अप्रूवल मिलता था वो कौन देता था? दैट इज NDC देती थी। ठीक है, अब यहाँ पे 2014 में क्या हुआ, एक जो है तो थिंक टैंक, क्योंकि ये थिंक टैंक है, थिंक टैंक गवर्नमेंट का आया, दैट इज कॉल्ड नीति आयोग। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया और नीति आयोग जो है तो यहाँ पे पहली बार आया। ठीक है, दैट वाज अंडर द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, उन्होंने जो प्लानिंग कमीशन था उसको डिसॉल्व कर दिया, इट वाज डिसॉल्व। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान दैट इज 1951 से 1956 तक रहा, और जो 12th 5 ईयर प्लान था वह 2012 से 2017 तक रहा। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला 5 ईयर प्लान और ये 12th 5 ईयर प्लान था। अब इसमें जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे गोल्स की बात करें तो दैट इज ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी और मॉडर्नाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनका जो मेन लक्ष्य था वह क्या था? विकास, आत्मनिर्भरता, समानता और आधुनिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इनफ टू इंश्योर अ गुड लाइफ फॉर ऑल सिटीजन? मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस इन प्रोडक्शन, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। निम्नलिखित में कौन सी बात सभी नागरिकों के लिए अच्छी जिंदगी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मेजर कंसर्न रिगार्डिंग ग्राउंड वाटर इन इंडिया? इट इज अवेलेबल इन अबंडेंस, इट इज बीइंग ओवर यूज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इट इज यूज्ड ओनली फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, इट इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो सबसे बड़ा चिंता जो है वो क्या है कि ओवर यूज हो रहा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न करेंसी? मॉडर्न जो करेंसी है उसका की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या विशेषता क्या है? गोल्ड की बनी हुई है? बिल्कुल नहीं बनी है। इट हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, इट हैज नो वैल्यू ऑफ इट्स ओन, इट इज यूज्ड एज अ फूड। सो इट हैज इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसका अपना अंतर्निहित मूल्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डू MNC सेट अप प्रोडक्शन units in other countries to reduce travel costs, to get access to advanced military support, to access cheap labor and raw materials, to escape legal regulations? तो यहाँ पे जो पूरा खेल है दैट इज बेसिकली वह चीप लेबर और रॉ मटेरियल्स का है। ठीक है, अगर जहाँ भी चीप लेबर रहेगा और रॉ मटेरियल रहेगा तो वहीं पे जो है उसकी जो फाइनल कॉस्ट आएगी उस प्रोडक्ट की वह इसी पर डिपेंड करती है मेनली। तो अगर ये रहेगा तो वह उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आएगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट कम आने के लिए या खर्चा बचाने के लिए कंपनियां यही करती हैं। सो टू एक्सेस ए चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल्स, MNC सेटअप मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन यूनिट्स इन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, जिससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम आएगी और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है, वह प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा या बेसिकली स्काई रॉकेटेड होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, क्योंकि रॉ मटेरियल दैट मीन्स उस जगह के वो नेचुरल रिसोर्सेज को ऑप्टिमसली यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अफोर्डेबल लेबर रहेगा वहाँ पे, तो उनका जो प्रोडक्शन है दैट विल बी वेरी हाई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। आप कमेंट्स में सजेस्ट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं। मैं उस सब्जेक्ट को लेके आऊँगा आपके लिए जिससे कि आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में ईजीनेस होता है।